हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने संस्कृत में आयुर्वेद इतिहास टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास की परिभाषा और वेदों में आयुर्वेद टॉपिक को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ओरिजिन एंड लाइन एज ऑफ आयुर्वेदा। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में अलग अलग आचार्यों के अनुसार आयुर्वेद के अवतरण को देखेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार कैसे आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरा ध्यान से लेक्चर देखते हैं, लेक्चर को देखने के बाद नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो ये जो 2 से 3 एमसीक्यू इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये सारे एमसीक्यू आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति को देखते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में चरक संहिता का पहला अध्याय, दीर्घ जीवितीय अध्याय, वहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। उसके बाद आयुर्वेद का उत्पत्ति का जो क्रम दिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए कैसे आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि पता है कि आयुर्वेद क्या है बच्चों, शाश्वत है। आयुर्वेद क्या है, नित्य है। यानी कि आयुर्वेद की किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया था। हम ऐसा नहीं बोलते कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की थी। अगर ऐसा कहेंगे तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद नित्य है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया था। ऐसा नहीं बोलते हम कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की। हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेदा, यानी कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का क्या किया था बच्चों, स्मरण किया था। स्मरण शब्द हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कैसा है, शाश्वत है। आयुर्वेद कैसा है, नित्य है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान को किससे अवगत कराया, दक्ष प्रजापति को। फिर दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया, अश्विनी कुमारों को दिया। फिर अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया, भगवान इंद्र को दिया। ठीक है, उसके बाद जब प्राणी जगत में भयानक रोग उत्पन्न होने लगे तो फिर कई सारे ऋषि मुनि इन प्राणियों पर करुणा दिखाते हुए हिमालय के शुभ स्थल पर एकत्रित हुए। ठीक है, एकत्रित होकर उन्होंने विचार विमर्श किया कि इन रोगों की शांति का उपाय क्या है। तो विचार विमर्श करके फाइनल निष्कर्ष निकाला कि इन रोगों की शांति का उपाय किसके पास है, भगवान इंद्र के पास है। लेकिन सवाल ये उठा कि भगवान इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान देने कौन जाएगा। तो फिर और विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करके, चूंकि भारद्वाज क्या थे, उग्र तपा थे, महान तपस्वी थे, बुद्धिमान थे, तो इसीलिए भारद्वाज को नियुक्त किया और भारद्वाज फिर भगवान इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए। और इंद्र ने भी भारद्वाज को बुद्धिमान समझ के शॉर्ट फॉर्म में, सूत्रों के रूप में, और वो सूत्र क्या थे, हेतु लिंग औषध, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र। तो इस तरह से त्रिसूत्र के रूप में, यानी कि हेतु लिंग औषध के रूप में आयुर्वेद का पूरा ज्ञान इंद्र ने किसको दे दिया, भारद्वाज को दे दिया। ठीक है, उसके बाद भारद्वाज वापस आए, फिर भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। फिर पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्य को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, है ना, सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, अगर हम आचार्य चरक के अनुसार देखें, हाँ एक चीज और आप देख लीजिए, आचार्य चरक के अनुसार जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है इसे आत्रेय संप्रदाय या काय चिकित्सा संप्रदाय भी कहते हैं, है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति को कहा गया है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा आत्रेय संप्रदाय, तो इसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या किया था, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया था। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेदम। ठीक है, तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेदम, ठीक है, तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेदम, ठीक है,
यानी कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया था, आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक है, फिर दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमारों को दिया। दो अश्विनी कुमार थे, क्या क्या नाम था, एक का नाम था नाशत्य, है ना, और दूसरे का नाम क्या था बच्चों, दूसरे का नाम क्या था, दस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से दो अश्विनी कुमार को दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, फिर अश्विनी कुमारों ने किसको दिया, इंद्र को दिया। ठीक है, फिर ऋषियों के कहने पर भारद्वाज भगवान इंद्र के पास आए और फिर भगवान इंद्र ने भी भारद्वाज को बुद्धिमान समझ के त्रिसूत्र के रूप में, है ना, त्रिसूत्र के रूप में, यानी कि हेतु, लिंग और औषध, इस तरह से त्रिसूत्र के रूप में भगवान इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक है, फिर उसके बाद भारद्वाज ने इसी आयुर्वेद के ज्ञान को किसको दिया, भगवान आत्रेय को दिया। ठीक है, फिर आत्रेय ने अग्निवेश आदि अपने 6 शिष्यों को दिया। क्या क्या नाम है, तो पहला तो अग्निवेश, दूसरा हारित, तीसरा भेल, चौथा शार्पाणी, पांचवा जत्तुकर्ण और छठा पराशर। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये 6 शिष्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा 6, इसको आपको टिक लगाना रहेगा। या ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से आत्रेय के शिष्य नहीं है, तो जो 3 है वो रहेंगे और एक क्या रहेगा, ओड रहेगा, तो ओड वाले को आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इन 6 शिष्यों में अग्निवेश जो थे ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। बाकी सबसे अग्निवेश क्या थे बच्चों, बुद्धिमान थे। ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिमान थे तो इन्होंने अपनी ही एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम क्या था बच्चों, जिसका नाम था अग्निवेश तंत्र। और फिर इसी अग्निवेश तंत्र में चरक ने क्या किया, संशोधन किया। और चरक ने इतना अच्छा संशोधन किया कि लोग अग्निवेश तंत्र का नाम छोड़ के चरक संहिता उसको बोलने लगे। ठीक है, तो इस तरह से चरक संहिता का क्या हुआ बच्चों, रचना हुई। ठीक, तो इस तरह से ये चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति यहाँ पे बताई गई है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला तो आपको मैंने बता दिया, इस क्रम से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो 6 शिष्य थे। या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से आत्रेय के शिष्य नहीं है, तो उसमें से एक नहीं रहेगा, तो उसको आपको टिक लगाना पड़ेगा। जब आपको याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको 6 शिष्यों के नाम और ये पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, है ना। क्या क्रम है, सबसे पहले ब्रह्मा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया, दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने आत्रेय को, फिर आत्रेय ने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को दिया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर ये पूरा क्रम आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से भी यहाँ पे पूछता है कि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया था, तो भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। या ऐसा पूछ लेगा कि आत्रेय ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया था, तो आत्रेय ने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तो अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप उसको बना लोगे। ठीक, चलिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं मैं, ये जो आयुर्वेद के क्रम में ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक का जो क्रम है, इसे क्या कहा गया बच्चों, इसे देव परंपरा कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों, देव परंपरा। ठीक है, और भारद्वाज से लेके बाकी जो शिष्य है यहाँ तक का जो क्रम है, भारद्वाज से लेके बाकी जो शिष्य है यहाँ का जो क्रम है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे भूलोक परंपरा, भूलोक, है ना, देवलोक और भूलोक। ठीक है, इस तरह से। ठीक, फिर से बताता हूँ, ब्रह्मा जी से लेके भगवान इंद्र तक जो आयुर्वेद का क्रम है, इसको क्या कहते हैं, देवलोक परंपरा। और भारद्वाज से लेके भी बाकी जो शिष्य यहाँ तक का जो क्रम है, इसको क्या कहते हैं, भूलोक परंपरा। ठीक है, चलिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद का क्रम है, इसे धन्वंतरी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है,
और जैसा कि हमने चरक के अनुसार ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक का जो क्रम देखा था, तो वो सेम आपको सुश्रुत के अनुसार भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया। ठीक है, फिर सुश्रुत के अनुसार भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? धन्वंतरी को दिया। फिर धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। 7 शिष्य कौन कौन से हैं? याद कर लो आप। देखिए यहाँ पे औपधेन्यव, वैतरण, फिर कोश कलावत, और अम्र, करवीर्य, गौपरु, रक्षित और सुश्रुत। ठीक है, और इन 7 शिष्यों में सुश्रुत अधिक बुद्धिमान थे और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये परंपरा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जिसे क्या कहते हैं? धन्वंतरी संप्रदाय। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो, अब यहाँ पे भगवान धन्वंतरी के बारे में कुछ बातें बताई गई है। ऐसा बोला गया है कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति कैसे मानी गई है? समुद्र मंथन से मानी गई है। यानी कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस दौरान 14 रत्न निकले थे और उन्हीं 14 रत्न में से एक रत्न भगवान धन्वंतरी थे, जो कि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें देव वैद्य भी कहा जाता है। ठीक है, और धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी माना गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पूजा भी करते हैं धन्वंतरी जयंती पर उनकी। ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक यानी कि फादर ऑफ आयुर्वेद कौन है? तो भगवान धन्वंतरी है। ये एमसीक्यू है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। वाग्भट के अनुसार देखें तो वाग्भट के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा से लेके इंद्र तक तो सेम क्रम है। उसके बाद पुनर्वसु, आत्रेय आदि अग्निवेद शिष्य ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया अकॉर्डिंग टू वाग्भट। ठीक है, चलिए उसके बाद काश्यप के अनुसार देखते हैं। इसको कौमार भृत्य संप्रदाय भी कहते हैं। कौमार भृत्य का मतलब क्या होता है? पीडियाट्रिक्स या बाल रोग। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक तो आपको वही क्रम देखने को मिलेगा जो आपने पहले देखा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट भगवान इंद्र से काश्यप ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए उसके बाद पुराण अनुसार देखें तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने डायरेक्ट किसको दिया? भास्कर को, और फिर भास्कर ने धन्वंतरी आदि शिष्यों को ज्ञान दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ। वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, धन्वंतरी ने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, तो किससे प्राप्त की थी? इंद्र से प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे? बताइए मेरे को, कितने थे? 6 शिष्य थे, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आयुर्वेद का जनक किसे माना गया है? तो भगवान धन्वंतरी को माना गया है। ठीक है, निम्न में से कौन पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। तो यहाँ पे अग्निवेश भी है, बृहद भी है, पाराशर भी है, चक्रपाणि नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान कुल तत्व कितने निकले थे? तो 14 निकले थे। ठीक है, उसके बाद तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बता दिया कि कैसे एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, बाकी आगे के लेक्चर जिसको भी देखना है तो आप मेरा आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है आयुर्वेद इतिहास, है ना। कोर्स का नाम क्या है बच्चों? आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, इस आयुर्वेद इतिहास कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा? क्या क्या आपको मिलेगा? चलिए थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। आयुर्वेद इतिहास कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। आयुर्वेद इतिहास कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, थोड़ा सा डिटेल देख लो। देखिए इस तरह से मैंने आयुर्वेद इतिहास स्कोर बूस्टर करके कोर्स को लॉन्च किया, जिसकी प्राइस मिनिमम रखी है मैंने, जो कि कितनी है? 299। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल आयुर्वेद इतिहास के लेक्चर और नोट्स मिलेंगे, और साथ में मैं क्वेश्चन बैंक भी दूंगा हर एक टॉपिक की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है,
इस कोर्स को लेने से क्या फायदा होगा, इस कोर्स को लेने से ये फायदा होगा कि आपके 20 में से 20 पेपर 2 में जो आएगा संस्कृत के वो सारे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, और आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे काफी ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने उसी कंटेंट को पॉइंट वाइज बना दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं आयुर्वेद इतिहास रटने का टॉपिक है ना, समझने का टॉपिक नहीं है। आपको जल्दी जल्दी उसको पढ़ के क्या करना है बच्चों, याद रखना है। अगर आप पूरा पूरा कंटेंट पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, क्या याद रखूं क्या नहीं याद रखूं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैंने पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करते हुए आपके लिए आयुर्वेद इतिहास के नोट्स को डिजाइन किया है, ठीक है। तो इस कोर्स को लेने से फायदा ये होगा कि आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप में इसको इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को आप चेक कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको BMS फर्स्ट प्रोफाइल में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर है आप सभी के पास, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।